ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या किस चीज़ के बारे में दिया गया है। तो लिथोस्फीयर के बारे में दिया गया है, उसके एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बताया गया है, और वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फिर आपका मेजर लैंड फॉर्म्स बताए गए हैं, रिवर के द्वारा बनने वाले और सी वेव्स के द्वारा बनने वाले, वर्क ऑफ आइस के द्वारा बनने वाले, विंड के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स बता रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अर्थक्वेक और वोल्केनो के द्वारा बनते हैं जो लैंडफॉर्म, उनको हम क्या कहते हैं, इंडोजेनेटिक। क्योंकि अर्थक्वेक और वोल्केनो अर्थ के अंदर होने वाली प्रोसेस के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं, तो इनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। और जो रिवर हो गए, आपके सी वेव्स हो गई, आपकी आइस हो गई या विंड हो गए, ये आपके अर्थ के बाहर कार्य करते हैं, मतलब क्रस्ट पर कार्य करते हैं। इनकी प्रोसेस जो है अर्थ क्रस्ट पर होती है, तो इनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो फटाफट से हम वीडियो लंबी ना करते हुए हम फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। मेन टर्म्स में समझाती चलूँगी जैसा कि हम पहले से करते आए हैं। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयर प्लेट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स move around very slowly, just a few millimeters each year. This because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in the circular manner as shown in the activity. ये बताओ पहले कि मैग्मा किसे कहते हैं हम लोग, कहाँ गया, ये है ना मोल्टन मैग्मा। किसे कहते हैं हम मैग्मा, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर उससे पहले वाले चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर देखा था। लिथोस्फीयर आपका कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का, है ना। इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते थे ना, 4 कंपोनेंट होते थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एक और होता था एटमॉस्फेयर। तो ये 4 जो है, और इन्वायरमेंट के कौन से घटक होते थे, नेचुरल। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने इनसाइड अर्थ पढ़ा था तो उसमें हमने मैग्मा के बारे में पता किया था। क्या पता किया था, ब्रश ले लेती हूँ। मैग्मा के बारे में क्या पता किया था कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक तो क्रस्ट है ये वाली, उसके अंदर वाली लेयर आपकी मेंटल है ना। क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं, मेंटल को हम सीमा कहते हैं, और जो कोर है आपका इसको हम नीफे कहते हैं। तो जो मेंटल है आपका, वहाँ पर जो है जो रॉक्स है वो गली हुई मोल्टन अवस्था में है। तो ये जो मोल्टन जो पदार्थ है जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये जो मोल्टन अवस्था में यहाँ पर रॉक्स का एक रूप है उसको हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, पिछला मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पिछले 2 चैप्टर आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारी ये एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है आगे यूँ ही कंटिन्यू चलती रहेगी। पहले हम 7th के सारे चैप्टर देख लेंगे, है ना, फिर 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के। क्योंकि ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते मुझे भी ये सब चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसलिए, और एनसीईआरटी से काफ़ी बेसिक क्लियर होते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो आपको भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो आगे बता रहा है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। हाँ, पहले लिथोस्फीयर का देख लेते हैं। तो प्लेट्स किन्हें कहते हैं हम, देखो प्लेट्स और कुछ नहीं है, लैंड मासेस होते हैं प्लेट्स। ठीक है, मतलब अगर आपको ये क्रस्ट दिख रही है ना, तो ये क्रस्ट के अंदर जो बहुत सारे लैंड मासेस हैं। ठीक है, तो जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने इनको 7 बिग लैंड फॉर्म्स प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले यूरेशिया हो गई, ठीक है, यूरोप और एशिया वाला भाग आ जाता है इसमें। दूसरा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाला भाग आ जाता है, तो अमेरिकन प्लेट बोल देते हैं उसको। फिर आपका अटलांटिक प्लेट आ जाता है पूरा, उसमें आधा ओशियन और आधा यूरोपिया कॉन्टिनेंट का भी पार्ट कवर होता है, तो अटलांटिक प्लेट।
अटलांटिक। फिर आपका चौथा आ जाता है, आपका चौथी आपकी आ जाती है इंडियन प्लेट। पांचवी आपकी आ जाती है अफ्रीकन। मुझे इसमें ना लिखना नहीं आ रहा है ठीक से, अभी बिगिनर्स हूँ ना मैं। 6 आ जाती है आपकी ऑस्ट्रेलियन, और इसी में ही आपका ओशिनिया वाला पार्ट, जो द्वीपीय पार्ट है, वो सब शामिल होता है। और 7 आ जाता है आपका पैसिफिक। तो ये 7 प्लेटें में डिवाइड किया हुआ है पूरा हमारा वर्ल्ड, पूरी अर्थ को। तो ये लैंड मासेस होते हैं, सिर्फ प्लेट्स और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये प्लेट्स जो है अर्थ के अंदर खिसकती होती हैं, या तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, जिनको हम कहेंगे कन्वर्जेंट, अभिसारी हिंदी में, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, जिनको हम कहेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। इनको कहेंगे हम अपसारी हिंदी में। और यह एक दूसरे से रगड़ खा रही होंगी, ऐसे ऐसे एक दूसरे के समानांतर चलती होंगी, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी इनकी, है ना, संरक्षी प्लेट किनारा हिंदी में। इनके क्या असर होते हैं, जब भी दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या होता है कि ये दोनों प्लेटें, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट को अपने ऊपर उठा लेती है, और भारी प्लेट क्या है 200 किलोमीटर के एरिया में जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये गलित अवस्था में आ जाती है, मेल्ट हो जाती है। और जब ये मेल्ट होती है तो अब इसको बाहर निकलना होता है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन के रूप में ये जो मेल्टेड पदार्थ होता है बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है इस स्थिति में। वोल्केनिक इरप्शन होगा तो भाई अर्थ पर वाइब्रेशन भी होगा ही होगा, तो अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वोल्केनो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला लैंड मास भाई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों कन्वर्ज नहीं होती है। जब कन्वर्ज नहीं होती है तो बेनियोफ जोन में नहीं जाएंगे, यानी कि 200 किलोमीटर नीचे नहीं पहुँचेगी दोनों में से कोई भी प्लेट। जब नहीं पहुँचेगी तो मोल्टन पदार्थ कहाँ से आएगा, मोल्टन पदार्थ नहीं होगा तो बाहर निकलने की कोशिश क्या करेगा। तो इसलिए जब ये दूर जाती होती हैं तो यहाँ पर सिर्फ अर्थ क्रस्ट पर थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पर सिर्फ अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और इस कंडीशन में भी अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक तीनों ही कंडीशन में आता है। तो 3 प्लेट्स का किनारा होता है, 3 टाइप से होता है, ठीक है ना। कोई भी प्लेट किस तरह से क्रिया करती है, मतलब 3 तरह से होता है मेनली। अब ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है इसमें से, ठीक है। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बता रखा है इन्होंने, अर्थ के कितने मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस में मैंने बता दिया कि अर्थ के अंदर, अगर अर्थ पर बनने वाली कोई भी लैंडफॉर्म है वो अंदर के कारण बन रही है, यानी कि वोल्केनो और भूकंप के कारण बन रही है, तो उसको एंडोजेनेटिक बोलते हैं। और जो अर्थ के बाहर, यानी कि रिवर, सी, विंड, आइस के द्वारा बन रही है, तो उसको एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो यही है वो जो अंदर के कारण हो रहा है, तो उसको एंडोजेनेटिक फोर्स, जो बाहर के कारण हो रहा है उसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। इनको फिर फर्दर सब डिवाइड कर रखा है, आगे चार्ट में दिखा रखा है, अच्छे से समझा रखा है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आपका आ जाता है सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में आपके अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में आपके होते हैं बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है ना। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होती हैं, जब भी 2 लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ आती है या एक दूसरे से बाहर जाती हैं, तो यहाँ पर जो है कई बार माउंटेन बन जाती है। जब 2 एक दूसरे की तरफ आती है तो बीच का भाग जो है ऊपर उठ जाता है, एक दूसरे की अलग जाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रंश हो जाएगा। तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। आगे देख लेते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल होते हैं। तो ये इरोजनल कार्य और डिपोजिशनल किसके वजह से होती हैं, रिवर, विंड और सी और ग्लेशियर की वजह से होते हैं। आगे देख लेंगे हम, आगे इन्होंने डिटेल्स में बता रखा है।
तो ये वाली तो एक्टिविटी है, ग्लॉसरी पढ़ लेंगे आप। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो प्लेट्स को कहते हैं, मैंने बता दिया है पहले ही, है ना। तो आगे देख लेते हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। एंडोजेनेटिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कह रहा है कि जो अर्थक्वेक और वॉल्केनोस होते हैं ना, तो वो सडन मूवमेंट होते हैं और इसके द्वारा क्या होता है, अर्थ पर बहुत ज़्यादा हानि होती है, ये आपको पता है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, ये पॉइंट। ठीक है, सडन मूवमेंट कौन से होते हैं, पॉइंट इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, आगे सडन मूवमेंट के जो 2 सडन मूवमेंट बता रखे हैं, एंडोजेनेटिक में आते हैं सडन मूवमेंट, उनको क्या बता रखा है, वोल्केनो क्या है और अर्थक्वेक क्या है, उसके बारे में बता रखा है। तो अ वोल्केनो इज़ अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो जो मेंटल में इरप्ट मटेरियल होता है, वो जब सडनली बाहर किसी वेंट के द्वारा बाहर इरप्ट होता है, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो की परिभाषा है ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। फिर हम आगे देख लेते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वो प्लेट से मतलब मूवमेंट करती हैं तो अर्थ पर वाइब्रेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ये पॉइंट लिख लेंगे आप। फिर आगे है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है एपिसेंटर किसे कहते हैं। तो जहाँ पर फोकस मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना भूकंप, अर्थ के नीचे से ओरिजिनेट होती है, उसको तो हम कहते हैं फोकस। ठीक है, लेकिन जब ये तरंगों के रूप में पहली बार जहाँ पर हिट कर रही है, पहली बार ठीक 90 डिग्री पर जहाँ पर पहली बार हिट करती है तरंगों के रूप में अर्थ क्रस्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं और इस फोकस को केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र हमेशा पृथ्वी के अंदर बनता है और एपिसेंटर पृथ्वी के केंद्र के ठीक 90 डिग्री ऊपर एंगल पर अर्थ क्रस्ट पर बनता है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आगे डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं। डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं हम। देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है ना, पी वेव होती है, एस वेव होती है और एल वेव होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो सबसे तीव्र गति से चलने वाली वेव होती है, तो वो पी होती है आपकी। सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होती है वो आपकी एल वेव होती है। एल फॉर लव, वो वाला लव नहीं। ठीक है, तो ये लव होता है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, लव वेव। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट पर चलती है इस तरह से। तो जहाँ मतलब ये सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाती है, सारे तोड़ फोड़ यही वेव करती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। नेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, उन्होंने गलती से ही आंसर दे दिया था एनटीए ने। खैर एनटीए तो जाना ही जाता है और आजकल सारे आयोग गलत आंसर देते रहते हैं। तो उन्होंने एस दे दिया था, तो हमने 1000 रुपये का प्रत्यावेदन लगाया था, तो तब उनको मानना पड़ा था। ये प्रूफ भी दिया था हमने एनसीईआरटी से। तो एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन पी वेव होती है सबसे तीव्र होती है, बहुत तेज़ गति से नीचे से आती हैं ये। ठीक है, और पी वेव्स को एक और बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एस वेव्स को एक और बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और पी वेव जो होती हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल लेती हैं। और जो एस वेव्स होती हैं आपकी, एल वेव्स तो आपकी सरफेस पे चलती हैं, इसको तो छोड़ दो। एस वेव होती हैं जो आपकी सॉलिड में चल पाती हैं और लिक्विड में नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आगे देख लेते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। ठीक है ना, तो अर्थक्वेक को बोला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ताकि कि उसका प्रभाव जो है मिनिमम रहे। और आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो जानवरों का बिहेवियर बोला बदल जाता है उस टाइम पे। ठीक है, जैसे फिशेज जो है अलग बिहेव करने लगती है पॉन्ड में। ठीक है, अलग ही नाच उनका रहता है पॉन्ड के अंदर, और स्नेक्स जो है बाहर आ जाते हैं, कुत्ता जो है अलग बिहेवियर करने लगता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम जान पाते हैं। और ये भुज की बिल्डिंग है, भुज ये गुजरात में स्थान है। 2001 में
बहुत भयंकर 6.9 का वहाँ पर भूकंप आया था यहाँ पे 26 जनवरी 2001 में, और बहुत ज़्यादा लोग मरे थे उस टाइम पे। तो ये उसकी पिक्चर है। बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है ये भूकंप और उबर भी नहीं पाते हैं लोग, बहुत ख़राब आपदा है, ठीक है। तो डू यू नो वाला भी पढ़ लेते हैं हम। एन अर्थक्वेक, ये वाला, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जिस मशीन से अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और जिस पर हम उसको मापते हैं, जो स्केल होता है उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है ना। रिक्टर स्केल आपका 0 to 9 में इसकी डिजिट होती हैं, और जो 2 स्केल पर भूकंप आया होता है वो हमें महसूस नहीं होता है। जो 5 स्केल पर आता है वो महसूस हो सकता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा। 6 स्केल पर आता है तो वहाँ पर काफ़ी डैमेज हो जाता है, बिल्डिंग टूट जाती हैं, और 7 स्केल पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और 9 पे तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाती है, 8 पर तो पूरा धरती उड़ती फट जाती है, और पूरा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और एक और इक्विपमेंट होता है उसको मेज़र करने का, अर्थक्वेक को। एक तो रिक्टर स्केल तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, एक यहाँ पे नहीं दे रखा है शायद, नीचे मैं देख लेती हूँ, नहीं दे रखा है। तो एक मार्केली स्केल भी होता है, मार्केली, ये इंटेंसिटी नापता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है भूकंप की तीव्रता। तो कितना तीव्र था भूकंप, उसको मार्केली नापता है। और आगे देखते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस। हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर। तो हम टेबल के नीचे रह सकते हैं उस टाइम पे जब अर्थक्वेक आ रहा हो। हमें सेफ जगह पर खड़े होना चाहिए, फायर वाले प्लेस पर खड़े नहीं होना चाहिए, चिमनी वाली जगह पर खड़े नहीं होना चाहिए, विंडो जो टूटने वाली हो, मिरर्स की हो, कांच की हो, या फिर फ्रेम के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। और हमें अवेयरनेस स्प्रेड कराना चाहिए एक दूसरे के दोस्तों में, फ्रेंड्स, फैमिली में, ठीक है, किस तरह से बचा जा सकता है एट द टाइम जब हम इस आपदा के समय में अगर फंस जाए कहीं। तो आगे देख लेते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स 4 तरह से ही दिखा रखे हैं इन्होंने। तो ये 2 तरह से होते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स 2 तरह से बन सकते हैं, या तो किसी चट्टान को काट करके बनते हैं, ठीक है। सपोज़ ये यहाँ पर एक पूरा गुंबद था, अब रिवर ने इसको इधर से काट दिया, इधर से भी काट दिया, अब ये ऐसे नुकीला बन गया। तो ये काटने के बाद जो रह बचा हुआ है इसको हम अगर बोलेंगे तो इरोजनल लैंडफॉर्म होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर कटा हुआ ये पूरा मलबा है, इसको जब ये मलबे को बहाकर कहीं और ले जाएगी, या मलबे से ही यहाँ पर कोई गुंबद बन गया, ठीक है, ये सेडिमेंट्स के द्वारा बना हुआ गुंबद जो है आपका डिपोजिशनल कहलाएगा। तो 2 तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स दोनों सारे ही एजेंट्स बनाते हैं, रिवर के द्वारा भी, आइस के द्वारा भी, सी के द्वारा भी, ठीक है। 2 तरह के लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर तो इन्होंने यही बता रखा है कि वाटरफॉल के बारे में बता रखा है कि कह रहा है कि रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at a steep angle over very hard rock or down the steep valley side it forms waterfall। तो कह रहा है कि बहुत ही स्टीप ढाल से जब नीचे बहुत ही हार्ड कठोर चट्टान पर, क्योंकि रिवर जो है सॉफ्ट चट्टान को तो रॉक को तो वो काट देगी, तो वो जो बची हुई कठोर चट्टान होती है, हार्ड रॉक होती है, उसको नहीं काट पाती है। तो क्या करती है वहाँ पर एक झरने का निर्माण करती है बहुत ही तीव्रता से और बहुत ऊंचाई से जब गिरती है। तो क्या बनता है, बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, वाटरफॉल कहलाती है, ठीक है। मियांडर्स क्या होते हैं बोला, मियांडर्स, ठीक है। मियांडर्स ये होते हैं जब नदी अपनी ओल्ड स्टेज में पहुंचती है, मैदानों में प्रवेश करती है यहाँ से आते हुए। ये आपका यहाँ पर तो वो लैंड झरना बनाती है, फिर वो जब यहाँ पे आती है प्लंज पूल बनाती है, फिर जब वो अब उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर मैदानों में पहुँच के ढाल कम होता है तो कैपेसिटी नदी की कम हो जाती है, बहाव की। तो जो ऐसे इस तरह के जो बनाती है ये मोड़, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड मियांडर्स, ठीक है ना। ये जो मोड़ होते हैं ये मियांडर्स होते हैं।
और जब इसकी बहाव की गति आगे आगे चलते हुए और भी कम हो जाती है तो ये क्या करती है, पहले यहाँ तक बहती है, फिर इसकी पानी की गति कम हो जाती है तो यह क्या करती है, अपना पूरा ये यहाँ पर जब वो अपना अवसाद सारा बिछा देती है लाया हुआ कई सालों तक, फिर ये अपना रास्ता बदल देती है, इतना यहाँ से बहना शुरू कर देती है। और वहाँ पर जो बचा हुआ ये क्षेत्र होता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा पानी भर जाता है और ये क्षेत्र अलग हो जाता है क्योंकि नदी ने यहाँ से बहना शुरू कर दिया। तो ये बचा हुआ क्षेत्र जो कहलाता है आपका ऑक्सबो लेक कहलाता है। ये गाय के खुर के समान होता है ऐसे, है ना, और इसमें पानी भरा रहता है, बाद में ये सूख जाता है तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको, पहले इसमें पानी भरा रहता है। फिर आगे बता रहा है कि फ्लड प्लेन और लेवीज क्या होते हैं। तो फ्लड प्लेन जब नदी लास्ट में पूरा इरोजन कर देती है ना, लास्ट में जब अपना अंतिम उसका रहता है तो लास्ट में जब इरोजन करती है तो वहाँ पर कोई भी आकृति नहीं बनती है, मतलब उस आकृति को कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता है, तो उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। और लेवीज हम उसे कहते हैं जब ऐसे नदी चल रही है और अपने किनारे किनारे सेडिमेंट जमा कर देती है, ऐसे करके ये जमा कर दिया उसने सेडिमेंट्स, तो दीज आर कॉल्ड लेवीज। आगे चलते हैं, डेल्टा हम किसे कहते हैं, तो नदी का जो लास्ट में जब वो मीटअप करती है सी से, है ना, तो वहाँ पर जब अपना पूरा लाया हुआ बहुत ही महीन अवसाद वहाँ पर सेडिमेंट कर देती है तो उससे हम कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा बनाते हुए वो कई धाराओं में भी बढ़ जाती है, दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं इनको। और ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो नदी में अपना पानी गिराती हैं, जो नदी की सहायता करती हैं, और जो नदी से अलग होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहती हैं, लास्ट में अलग होती है ना ये डेल्टा बनाते हुए। और मुझे यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा था इसी बार वाले इंटरव्यू में, पीजीटी कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने कहा था सर ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो वो नदी में अपना जल गिरा करके नदी की सहायता करती हैं, जल धारण क्षमता और बढ़ाती हैं उसकी। और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं तो नदी जब अपनी मुख्य धारा के पानी को लेकर चलने में असमर्थ हो जाती है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज उससे अलग हो जाती हैं, जहाँ उसको ढलान सही लगता है उन डिस्ट्रीब्यूटरीज को उधर उधर अलग होती चली जाती हैं, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और ये डेल्टा के टाइम पे बनती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और नदी की जो यूथफुल स्टेज होती है उसमें जो नदियाँ मुख्य नदी में अपना जल गिराती हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में ये फ़र्क है। तो डेल्टा भी हमने पढ़ लिया, चलो आगे देखते हैं। वर्क ऑफ सी, तो इसमें भी 2-3 तरह की आकृतियाँ बता रखी हैं, सी केव, आर्क्स, ठीक है, और स्टैक, सी क्लीफ। तो देखो सी क्लीफ तो वो होता है कि नदियाँ क्या करती हैं, किनारे के बहुत इसको पूरे वाले चट्टान को काट देती हैं, तो यहाँ पर जो वर्टिकल बन जाता है बिल्कुल तेज़ ढलान वाला, तो इसको क्लीफ बोलते हैं हम। सी केव क्या होता है कि वहाँ पर जब गड्ढा बन जाता है बड़ा सा, उसको हम सी केव बोलते हैं। और आर्क जो होता है वो गड्ढे इसी केव के जैसे ही होता है, लेकिन ये मतलब ये जो गुफा टाइप का होता है ये थोड़ा गहरा होता है और ये आर्क थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इनमें यही फ़र्क है। और स्टैक जो होता है वो जब पूरा ये इसको इरोजन कर देगी इसका पूरा, और यही बीच का पार्ट रह जाएगा, तो ये पूरा इसको स्टैक बोलते हैं जो वर्टिकल रह जाएगा, तो यही बता रखा है, ठीक है। वर्क ऑफ आइस, तो आइस में इन्होंने क्या बता रखा है, ग्लेशियर, मोराइंस होते हैं, बर्फ़ के मैदान होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जब जैसे इस पहाड़ पे बर्फ़ पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है, तो ये जब यहाँ से कट कर नीचे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब जमा हो जाएगा पूरा, तो ये जमा हुआ मैदान यहाँ पे मोराइंस कहलाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें और बनने वाली आकृतियाँ आपको जैसे ग्लेशियर की नदियाँ मिल जाएंगी, है ना, ग्लेशिएटेड लेक मिल जाएंगी, और भी होते हैं, ड्रमलिन्स होते हैं, और आपके डोलड्रम्स होते हैं, डोलड्रम्स बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उनको, यू शेप आकृति होती है, ये सब चीज़ें। आगे देख लेते हैं विंड के क्या क्या होते हैं। तो विंड में एक मशरूम रॉक दे रखी है, मशरूम रॉक, और सैंड ड्यून्स और लोएस। तो सैंड ड्यून और लोएस जो है आपकी डिपोजिशनल होती हैं, ठीक है, और ये होती है आपकी इरोजनल। तो मशरूम रॉक इरोजनल क्यों होती है कि कोई भी चट्टान है, इस चट्टान को जब हवा इधर से आकर के काट देती है, तो ये ऊपर का पार्ट ऐसे रह जाता है और नीचे का पार्ट ऐसे करके हो जाता है, तो इस तरह से बनने वाली आकृति होती है कुछ, इसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं। और सैंड ड्यून हम बोलेंगे जब ये
सेडिमेंट्स होता है, तो ये सेडिमेंट अगर इस तरह के गुंबदाकार में जम जाता है, ठीक है, इस तरह से जम जाता है, इस तरह से, इनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं, ये गुंबद होते हैं, ठीक है। और सीफ, सैंड ड्यून्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे सीफ भी होता है एक, ठीक है, चंद्राकार होते हैं ये, अर्धचंद्राकार। और एक आपका बरखान भी होता है इस तरह से, ठीक है, ये भी अर्धचंद्राकार होता है। तो ये डिपोजिशनल होता है, मतलब मलबे से बना हुआ, पूरा सेडिमेंट से बना हुआ, ठीक है। इसमें किसी तरह की काट फाट नहीं होती है, डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, पहले भी बता चुकी हूँ जैसे मैं। और लास्ट में हम लोएस का वो देख लेते हैं मैदान। तो लोएस के मैदान होते हैं असल में, ठीक है। तो जब बहुत सारी रेत हवा द्वारा बिछा दी जाती है किसी मैदान में, तो वो लोएस के मैदान कहलाते हैं। इनके कण बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, ठीक है, और चाइना में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लोएस के मैदान। तो आगे हम इसके 2-4 क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर। तो इरोजनल जो काट फाट के नहीं बन रखा है, तो क्लीव तो काट फाट करके बना हुआ है, और सी केव भी जो हमने अभी देखा, ठीक है। समुद्री लहरें जब किनारे की चट्टान को काटती है ना, तो तब बनते हैं ये दोनों। लेकिन बीचेस जो हैं वो आपके सेडिमेंट्स के द्वारा बनी हुई है, तो बीचेस हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे लिखा हुआ है कि द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज़। तो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर्स आपके मोराइन हो जाएगा, ऊपर पढ़ा हुआ था हमने, क्योंकि बीच हमारे समुद्र में बनते हैं और फ्लड प्लेन्स आपके रिवर का लैंडफॉर्म है। आगे है विच इज़ काउज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सडन मूवमेंट में आपका वॉल्केनो है ना, फोल्डिंग तो नहीं होगा और फ्लड प्लेन भी नहीं होगा। हालांकि फोल्डिंग इज़ ऑल्सो एन एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, लेकिन सडन मूवमेंट नहीं होगा। फोल्डिंग की प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है, जब एक प्लेट एक दूसरे की तरफ आती होती है, ठीक है, तब वो धीरे धीरे ऐसे करके अवसाद ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। ये डायस्ट्रोफिकेशन में आता है ये वाला प्रोसेस, पर्वत निर्माणकारी प्रोसेस होता है जो, ये भी एंडोजेनेटिक है, लेकिन इट इज़ नॉट एन सडन मूवमेंट। आगे है मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स कहाँ बनती हैं, तो हमने अभी देखा था हमने, डेजर्ट में बनती हैं, जो रेतीला क्षेत्र होता है। ऑक्सबो लेक कहाँ बनती हैं, आर फाउंड इन, तो रिवर वैलीज़ में, हमने पहले ही देखा था ऊपर, सबसे पहले रिवर वाला उसमें, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहें हमारी सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।